सो हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस फॉर द एसपीटीजीटी और जेबीटी कमीशन। इसमें जो है हम पॉलिटी को बेसिक टू एडवांस पूरा कवर करेंगे। इसमें आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और ये आपका 15 से 20 दिनों में ख़त्म हो जाएगी टोटली। सो जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान का निर्माण आखिरकार हुआ कैसे। ठीक है, तो जो संविधान है, पहले तो जान लेते हैं कि संविधान होता क्या है। जो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका उन लिखित या अलिखित नियमों का समूह होता है। लिखित या अलिखित नियम होते हैं जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। अब बात आती है कि हमारा जो ये संविधान है, पहले तो आपको पता है कि हम ब्रिटिश राज के अंडर में थे, तो तब तो भारत में कोई संविधान था नहीं, तो इसकी मांग किसी ना किसी ने की होगी, तभी जो है हमारे संविधान का निर्माण हुआ होगा। तो जो संविधान का निर्माण के लिए पहली मांग 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा की गई थी। फिर 1935 में कांग्रेस ने भी कहा कि हमें जो है एक संविधान सभा दी जाए जो हमारे संविधान का निर्माण करें। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो ये संविधान सभा हमें दी जाएगी, इसका जो चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, ऐसा कहा जवाहरलाल नेहरू ने। फिर 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव। इसने बोला कि हम तुम्हें संविधान सभा के गठन की अनुमति दे देंगे, परंतु तुम्हें जो है डोमेनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। तो इसके चलते क्या हुआ कि भारतीयों ने इसे ठुकरा दिया। डोमेनियन स्टेटस क्या था? इसका मतलब ये था कि जो भारतीय हैं उन पर ब्रिटिशों का ही प्रभुत्व रहना था, परंतु जो भारत के आंतरिक मामलों में जो है भारत को अपने डिसीजन लेने की अनुमति मिलनी थी। मतलब आंतरिक मामलों में जो है ब्रिटिश मामलों का कोई हस्तक्षेप नहीं रहना था, परंतु इन्हीं के शासन के आधार पर जो है यहाँ पे उन्होंने शासन करना था। इसके बाद आता है हमारा 1942 का क्रिप्स मिशन। इसमें भी क्या हुआ कि संविधान सभा के गठन की मांग की गई, मतलब इसे बोला गया कि ये हम भारतीयों को दे देंगे, परंतु इसमें भी क्या डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे के कारण इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर 1946 में आया आपका कैबिनेट मिशन, जिसके अनुसार क्या है संविधान सभा का गठन किया गया, जिसने संविधान सभा का निर्माण किया था फिर बाद में। तो आइए अब संविधान सभा कैबिनेट मिशन के बारे में जानते हैं। यह आया था आपका अगस्त 1946 में आया था, ये जुलाई 1946 में। और इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 3 सदस्य थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। जो पैथिक लॉरेंस थे वो क्या थे? वो इसके अध्यक्ष थे। जो कैबिनेट मिशन प्लान आया, इसके तहत जो है भारत में जो संविधान सभा की सीटें डिसाइड की गई वो थी 389, जिनमें से 292 तो प्रांतीय विधानसभाओं की थी, 296 प्रांतीय विधानसभाओं की और 93 देशी रियासतों की।
296 सीटें थी। इनमें 4 चीफ कमिश्नर प्रांत की सीटें थी। जो कौन कौन से थे 4 चीफ कमिश्नर प्रांत? वो थे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। तो ये थे आपके 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। जो आपका कैबिनेट मिशन प्लान है, ये आपका कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने अपना लिया था। परंतु ये अलग बात है कि मुस्लिम लीग ने बाद में से छोड़ दिया था, परंतु शुरुआती तौर पर जो है इसने जो है इसको अपना लिया था। जो आपका कैबिनेट मिशन था, इसमें जो ये सीटें थी, इनका चुनाव जो है आंशिक तौर पर चुनकर और आधे सदस्य कैसे, मतलब ये जो आपकी कैबिनेट मिशन प्लान था, ये आंशिक तौर पर चुनी हुई और आंशिक तौर पर कैसी थी? मनोनीत निकाय था। ये मनोनीत निकाय आंशिक तौर पर चुनकर और मनोनीत निकाय से आपका क्या आशय है कि जो आपके 292 प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य थे, उनको जो है उन्हीं प्रांतों के लोगों द्वारा चुना गया था। परंतु ये चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। ये चुनाव कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा ही किया गया था, जो कि पहले से विधान परिषदों में चुने हुए थे, स्थानीय सदस्य थे जो पहले से ही चुने हुए थे। और मनोनीत सदस्य थे ये आपके 93 देशी रियासतों के। परंतु इन्होंने जो है संविधान सभा में जो है चुनाव लेने से मना कर दिया था। और जो चुनाव हुए थे वो थे आपके टोटल 296 सीटों पर, जिसमें से 292 प्राप्त हुई थी आपको कांग्रेस को, 292 नहीं, कांग्रेस को प्राप्त हुई थी आपकी 208 सीटें। 73 सीटें हुई थी आपकी प्राप्त मुस्लिम लीग को, और बाकी जो है अन्य जो दल थे उनको प्राप्त हुई थी। और जो ये सीटों का चुनाव था, प्रत्येक 10 लाख जनता पर एक सीट जो है आपकी रखी गई थी कि 10 लाख जनता पर जो है एक सीट का चुनाव होगा। और जो ये चुनाव है, इनमें जो है जनता को 3 समूहों में विभाजित किया गया था। जो सीटें हैं 3 समूह में विभाजित की गई थी, मुस्लिम, सिख व सामान्य। जो सामान्य हिंदू जो थे वो सामान्य में शामिल थे। तो कैबिनेट मिशन प्लान का जो मेन काम था वो था संविधान सभा का निर्माण करना, और संविधान सभा के निर्माण के द्वारा जो है भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना। तो इसके बाद हम आते हैं कि जो संविधान सभा है उसके कार्य क्या थे। जो संविधान सभा के कार्य थे, सबसे पहला कार्य था इसका संविधान का निर्माण करना। संविधान का निर्माण जो, हाँ एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि संविधान सभा में जो है उस समय के महत्वपूर्ण सभी व्यक्ति शामिल थे, जिनका नाम आप पढ़ते होंगे। परंतु इसमें एक व्यक्ति शामिल नहीं थे, वो थे आपके महात्मा गांधी। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें जो है इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे बूढ़े व्यक्ति थे, उन्हें इनकी उम्र के आधार पर ही जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद दूसरी बैठक होती है आपकी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या होता है कि इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं
उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी, ये दो उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। और तीसरी बैठक होती है इसकी 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या होता है कि जो आपका जवाहरलाल नेहरू इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जो आगे चलकर क्या बनता है, हमारे संविधान की प्रस्तावना। इसी का परिवर्तित रूप बनता है संविधान की प्रस्तावना, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उसे जो है संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया जाता है। अब जो हमारी संविधान सभा थी, इसमें कुछ चेंज होता है। वो चेंज कैसे होता है? वो चेंज ऐसे होता है कि जो 1947 में आती है आपकी माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947 को आती है माउंटबेटन योजना। इससे जो है जो हमारी संविधान सभा थी, इसके कामों में परिवर्तन होता है। कितने परिवर्तन होते हैं? 3 परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन तो ये होता है कि ये योजना बोलती है कि जो हमारी संविधान सभा है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो कोई भी कानून बना सकती है जो उसे ठीक लगता है। दूसरा ये होता है कि जो माउंटबेटन योजना है, इसमें जो है पाकिस्तान के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है कि अलग से हमारा जो है पाकिस्तान बनाया जाएगा। इसके कारण जो 389 संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या होती है वो घटकर 299 रह जाती है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चेंज होता है कि जो संविधान सभा है, पहले तो वो सिर्फ क्या थी कि वो सिर्फ संविधान का निर्माण करना उसका काम था, परंतु जो माउंटबेटन योजना होती है वो बोलती है कि हम आपको जल्दी आज़ाद कर देंगे। तो इसके साथ इसको क्या करना पड़ता है, संविधान का निर्माण तो इसको करना ही पड़ता है, परंतु वर्तमान में देश को चलाने के लिए कानून भी बनाना पड़ता है। देश को चलाने के लिए इसको कानून भी बनाना पड़ता है। अर्थात जो है इसमें जो है संविधान सभा संविधान का निर्माण तो करती है, परंतु एज अ विधायिका भी काम करती है, क्योंकि विधायिका का काम होता है कानून बनाना वर्तमान परिस्थितियों के लिए। तो इसमें जब भी संविधान सभा जो है संविधान निर्माण के कार्य के लिए इकट्ठा होती थी, तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे? इसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब भी एज अ विधायिका काम करती थी तो इसके होते थे जीवी मावलंकर। सो अब हम डिस्कस करते हैं संविधान सभा की समितियां। जो संविधान सभा में जो है टोटल 8 बड़ी समितियां थी, 8 बड़ी या प्रमुख समितियां और 13 लघु समितियां। जो 8 बड़ी समितियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है एग्जाम में। हर एग्जाम में मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जो जिस भी समिति के आगे आपको संघ शब्द देखा मिल जाए, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। और जो संघ में क्या होता है, हमारा राज्य भी शामिल होता है, तो राज्य समिति के अध्यक्ष भी हैं जवाहरलाल नेहरू। और जो हमारे प्रांतीय संविधान समिति है उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। जो हमारे प्रांत थे जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, इनको जो इकट्ठा करने का प्रमुख कार्य किया था सरदार पटेल ने। अगर वो ये नहीं होते तो जो भारत का जो अखंड स्वरूप आजकल आप लोग देखते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलता। तो जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल, और मौलिक अधिकार समिति के भी सरदार पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके B.R. अम्बेडकर। ये सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी आपकी, क्योंकि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और ये टोटल 7 सदस्य समिति थी, जिसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और ये समिति थी जिसने जो है संविधान निर्माण का जो है प्रमुख कार्य किया था। इसी कारण जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जो है संविधान का पिता या फिर संविधान का निर्माणकर्ता भी ने कहा जाता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को।
और जो कार्यवाही नियम समिति और संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे आप कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो थे आपके भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति। तो इन्होंने क्या किया, जो राष्ट्रपति है वो जो है देश को, पहले राष्ट्रपति है तो वो देश को नियम के अनुसार जो है संचालित करेंगे। कैसे करेंगे? नियम के अनुसार संचालित करेंगे, क्योंकि ये पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कार्यवाही नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अतिरिक्त कुछ और समितियाँ थी, जैसे मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे आपके जे बी कृपलानी, जे बी कृपलानी। एक थे आपके मौलिक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, उप समिति की बात हो रही है, ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति। इसके अध्यक्ष थे आपके एस.सी. मुखर्जी। अब बढ़ते हैं हम, जो हमारी प्रारूप समिति थी जिसका गठन हुआ था आपका 29 अगस्त 1947 को, और इसके टोटल अध्यक्ष थे आपके 7, जिसमें कि इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। इसके अलावा और सदस्य थे इसके गोपाला स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अय्यर। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, वो आपको मैच द फॉलोइंग में दे देगा या फिर पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं था, तो इसको आपने रट लेना, ठीक है। गोपाला स्वामी अय्यर, इसके बाद था आपका कृष्ण स्वामी अयंगर। नाम थोड़े अजीब है लेकिन एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। इसके बाद थे आपके मोहम्मद सादुल्ला। एक थे आपके के एम मुंशी। एक थे आपके माधवन राव, और एक थे आपके डीपी खेतान। जो माधवन राव हैं ये आए थे वीएल मित्र की जगह, क्योंकि ये बीमार हो गए थे। और जो डीपी खेतान है ये आए थे आपके टीटी कृष्णमाचारी की जगह, टीटी कृष्णमाचारी। ये वो वीटी कृष्णमाचारी नहीं है, वीटी कृष्णमाचारी थे आपके उपाध्यक्ष, और ये है टीटी कृष्णमाचारी। तो ये आपने याद रखना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और इसके सदस्य में कौन कौन शामिल है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे जो संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी, क्योंकि जो हमारे देश का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे वर्ल्ड का। जो हमारे देश के संविधान को लिखने का काम किया है, मूल रूप से लिखने का काम जो कि अंग्रेजी में लिखा गया था, वो किया था प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा ने। किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा। और जो आपका हिंदी में लिखा था वो लिखा था बसंत कृष्ण वैद्य ने। और जो सजावट का काम किया था संविधान में वो किया था नंदलाल बोस व राम मनोहर सिन्हा। जो मुख्य जो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के, वो थे आपके कौन? बी एन राव आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और मुख्य प्रारूपकार थे, जो मुख्य प्रारूपकार हैं वो थे एच.सी. मुखर्जी। अब जो है आपका संविधान बन भी गया, सब कुछ हो गया। अब संविधान लागू कब हुआ हमारा? हमारे देश का संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था 26
नवंबर 1949 को, परंतु ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जो 26 नवंबर 1949 को जो है कुछ प्रावधान इसके लागू हो गए थे, जैसे नागरिकता, चुनाव और तदर्थ संसद। अब आप बोलेंगे कि सर 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो ये 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? ये इसलिए लागू हुआ क्योंकि जो है जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन से ही उसने जो है 1930 में जो है पहला अपना जो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस बनाया था वो बनाया था 26 जनवरी 1930 को। तो इसी दिन की जो प्रतिष्ठा रखने के लिए उन्होंने 26 जनवरी को ही सोचा कि क्या हम इसी तारीख को जो है संविधान अपना लागू करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। जो संविधान बनाने के लिए टोटल खर्चा आया वो आया 64 लाख रुपए, और जो समय लगा वो लगा 2 साल 11 माह वो 18 दिन, और 60 देशों से लिया गया संविधान था। और जो संविधान, इस संविधान पर जो है 15 महिलाओं ने अपने हस्ताक्षर किए थे, अर्थात जो 15 महिलाएं भी जो है संविधान सभा की सदस्य थी। इसके अतिरिक्त आपको कुछ और बातें ध्यान रखनी है इससे रिलेटेड, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, तो ये दोनों चीज़ें 24 जनवरी 1950 को अपनाई गई। जो हमारा तिरंगा झंडा है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, और जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली भारत ने वो ली 1949 में। इसके अतिरिक्त आपका कुछ नहीं बचता इसमें। सो जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली, और इसको आपने ध्यान से देख लेना है। इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा इफ़ यू वांट। बाकी इसको रिवीजन करते रहना है, और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया होगा तो इसी चैनल पर बने रहना। डेली 11 बजे मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा पॉलिटिकल साइंस की फॉर द जेबीटी एंड टीजीटी कमीशन। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।